हेलो। 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 हाँ, हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो पिछली क्लास में या पिछले सेशन में हमने कूलम्स लॉ और उसके प्रॉब्लम्स लिए थे। अब हम अगले टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे वो देखो, अब बच्चे जो ट्वेल्थ क्लास में होते हैं, इलेवेंथ में आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर तो किया ही हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट होता है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम यही तो कहते हैं कि सन सोलर सिस्टम में सन ने अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सोलर सिस्टम में सन ने अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है और सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अर्थ ने भी अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ है। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट छोड़ें तो फटाफट नीचे गिरता है वो। ठीक है, तो अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखा है, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते ही ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है अर्थ की तरफ, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। तो जिस तरीके से ग्रेविटेशन में मासेस अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला जाता है कि जो चार्जेस हैं वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाता है। जैसे ग्रेविटेशन में अर्थ ने अपने मास की वजह से अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई और मास आ गया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उस मास पे फोर्स लगाने लग गया। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम कहेंगे कि एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, सारी चीजें लिख लिख के हम करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो बोला था ये मैं लिख रहा हूं। जैसे हमने कूलम्स लॉ में जो डिस्कस किया, कूलम्स लॉ में क्या बोला? अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 एट डिस्टेंस R, दो चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं, तो उन पे फोर्स, एक चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 by R²। यही हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस किया। तो कूलम्स लॉ जो है ना, वो कूलम्स लॉ इस फोर्स लगने को एक सिंगल स्टेप में एक्सप्लेन कर देता है। सिंगल स्टेप मतलब कि बस दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे हैं, जैसे ही इन दोनों चार्जेस को आर डिस्टेंस पे रखा, इमीडिएटली इमीडिएटली ये दोनों आपस में इतनी फोर्स लगाने लगे। ठीक है, बट ये जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस लगने वाली फोर्स को टू स्टेप फेनोमेना कहता है। देखो, कूलम्स लॉ में हमने फोर्स को सिंगल स्टेप फेनोमेना कहा। सिंगल स्टेप फेनोमेना मतलब जैसे ही दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे हैं, एकदम से एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाने लगेगा। मगर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, ये जो फोर्स लग रही है इसको टू स्टेप प्रोसेस बोला जाता है। टू स्टेप प्रोसेस इन द सेंस कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसने चारों तरफ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। वैसे ये मैं बताऊंगा अभी बाद में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ये कहता है कि एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं लिख देता हूं। ए चार्ज produces an electric field in space around it
in space around it, and when some other charge is brought in nearby space, this electric field exerts force on other charge. ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो, हमने थोड़ा कंसेप्चुअली या थियोरिटिकली तो बात कर ली, थियोरिटिकली बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ना एक मैथमेटिकल क्वांटिटी भी डिफाइन की जाती है फिजिक्स में। हर पैरामीटर का कुछ फार्मूला होता है, हर पैरामीटर का कुछ फार्मूला होता है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कौन से फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर बना हुआ है उसको ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ये पैरामीटर है ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से डिनोट करते हैं, ई से। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एट ए पॉइंट ई इज फोर्स experienced by unit charge placed at that point. At a point, E is force experienced by unit charge placed at that point। यानी कि अगर इसको मैथमेटिकल फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे F अपॉन क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो, ये जो क्यू होता है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इस चैप्टर में दो तरीके के चार्जेस की बात की जाती है। एक होता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट टेस्ट चार्ज, और एक होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब यहाँ पे ये जो क्यू है ना, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले लिख देता हूँ। हेयर क्यू इज टेस्ट चार्ज एंड द charge that is producing E is called source charge, is called source charge। मैं इसको अगर ग्रेविटी से कंपेयर करूं, ठीक है, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अर्थ ने अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करें तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिर जाता है अर्थ की तरफ। ठीक है, तो इस एग्जांपल में भी एक सोर्स मास है और एक टेस्ट मास है। सोर्स मास वो है जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखा है, मतलब अर्थ जो है ना, अर्थ इज ए सोर्स मास। अर्थ सोर्स मास है जिसने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया। ये मैं डस्टर को छोड़ दूं तो डस्टर
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नीचे गिर जाएगा। तो ये जो डस्टर है ये बेसिकली टेस्ट मास बोला जाएगा, डस्टर को टेस्ट मास बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ना, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। बेसिकली अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो अगर ये एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। तो ये वाला जो चार्ज Q1 है ना, ये बेसिकली सोर्स चार्ज कहलाएगा, सोर्स चार्ज जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, मतलब कोई दूसरा चार्ज जब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो दूसरे चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। तो दूसरा चार्ज जो हमने प्लेस किया वो सोर्स चार्ज है, या सॉरी वो टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे ये क्यू टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये क्यू टेस्ट चार्ज है और सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब देखो, एक और इसमें अगर एक्यूरेटली हम लिखें ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो एक्यूरेट फॉर्म है वो लिख रहा हूं मैं। एक्यूरेटली अबव इक्वेशन इज written as E equal to limit Q tends to zero F upon Q। लिमिट Q टेंड्स टू जीरो F अपॉन Q। ये लिमिट के बारे आपको पता होगा, ये मैथमेटिक्स में मिलने वाली टर्म है। लिमिट Q टेंड्स टू जीरो का मतलब है ये जो चार्ज Q है ना, ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। मतलब ये जो चार्ज Q है इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये चार्ज Q एग्जैक्टली जीरो नहीं है, बट ये Q ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। तो जो टेस्ट चार्ज होते हैं ना, टेस्ट चार्ज बहुत छोटे लिए जाते हैं। उसका रीजन ये है, देखो उसका रीजन ये, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो ये चार्ज ना बहुत छोटा होना चाहिए, ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। अदरवाइज पता है क्या होगा, अगर ये चार्ज थोड़ा बड़ा चार्ज है ना, तो ये मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को मॉडिफाई कर देगा। क्योंकि जो बड़ा चार्ज है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है, उसका अपना भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ। जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है वो अपना भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो होगा क्या, अगर ये चार्ज टेस्ट चार्ज है और बड़ा चार्ज हमने ले लिया, तो ये तो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मॉडिफाई कर देगा, उसको मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, यानी ये चार्ज हर जगह सिर्फ फ्रीली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए, ये सोर्स चार्ज हर जगह फ्रीली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं टेस्ट चार्ज मॉडिफाई ना कर दे, टेस्ट चार्ज उसको चेंज ना कर दे। इसलिए टेस्ट चार्ज को 10 to 0 ले लेते हैं। जब चार्ज ही लगभग जीरो है, जब चार्ज ही लगभग जीरो है, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगभग जीरो ही होगा। तो बस ये चार्ज इस चार्ज पे दूसरे सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली फोर्स लगा देगा। ठीक है, इसलिए इसलिए ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसको 10 to 0 लिया जाता है। ठीक है, बाकी इसको अभी मैं हटा रहा हूँ। मेन ई इक्वल टू एफ बाई क्यू की स्टडी को अब हम आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, मेन यही इक्वेशन है, इसकी एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं। ये रब कर रहा हूँ फिलहाल मैं। हाँ, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे सॉल्व किए जाते हैं। E इक्वल टू एफ बाई क्यू। चलो इस इक्वेशन से एक दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में ना दो केसेस क्रिएट हो सकते हैं। दो केसेस मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q इट मे बी पॉजिटिव, या टेस्ट चार्ज Q मे बी नेगेटिव। दो केस बन सकते हैं ना। इफ Q इज पॉजिटिव देन, अब देखो अगर ये Q पॉजिटिव है तो F वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलोंग होगा। ठीक है, Q पॉजिटिव है तो F वेक्टर E के अलोंग होगा। कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का ये मतलब है कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है ना, तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगती है। इफ Q इज पॉजिटिव देन F इज अलोंग E। ठीक है, और इफ Q इज नेगेटिव, टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है ना, Q अगर यहाँ पे नेगेटिव है, Q नेगेटिव है,
तो फिर ये Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ जाएगी। अगर Q नेगेटिव है, उस केस में फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ जाएगी। इफ Q इज नेगेटिव, देन F इज ऑपोजिट टू E। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एक फिगर से रिप्रेजेंट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। इस रीजन में हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमने तो ये ऑब्जर्व किया, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, उस पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टूवर्ड्स राइट लगेगी। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड चलने लगेगा, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड चलने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोशन को प्रिडिक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ चार्ज किस तरफ मूव करेगा। कुछ क्वेश्चंस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस में जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर released in electric field, are released in electric field if mass of proton is x times mass of electron. Find ratio of speeds attained by them at time t, यानी कि स्पीड ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क, एंड ratio of their distances traveled in time t, distance traveled by proton upon distance traveled by electron। हाँ, इसके बारे सोचो किस तरीके से करेंगे। हाँ, नॉर्मली बच्चे इसको क्लास में कर ही लेते हैं 5 से 10 मिनट में। ठीक है, तो बाकी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से प्रोसीड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ केसेस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनका इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है। ये चीज़ें बाद में आती हैं चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल अभी जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग बस यूं इलेक्ट्रिक फील्ड बना के हमने प्रेजेंटली जितना अभी हमने डिस्कस किया उसके बेस पे आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, अभी तो हमने डिस्कस किया था।
पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगी टूवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगी टूवर्ड्स लेफ्ट। दोनों की ना एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एज एफ इक्वल टू क्यू ई, तो फॉर प्रोटॉन, अच्छा एफ इक्वल टू क्यू ई, और एफ तो एम ए के बराबर भी होता है, ठीक है। तो फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा ना, वो क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। एंड तो चलो प्रोटॉन के लिए ये लिख लिया, तो फॉर मोशन ऑफ प्रोटॉन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर मोशन ऑफ प्रोटॉन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो स्पीड अटेन्ड बाय प्रोटॉन, ये लिखा है आर रिलीज्ड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो इनिशियल स्पीड जीरो लेते हैं उसकी, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया यानी इनिशियल स्पीड उनकी जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू टी, ठीक है। ये लिख दिया इक्वेशन वन। एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोटॉन, अगेन इनिशियल स्पीड जीरो, हाफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टी स्क्वायर। ठीक है। और फिर फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो प्लस, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, उसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टी, ठीक है। और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन जीरो प्लस हाफ क्यू ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन टी स्क्वायर, ठीक है। बस तो जो रेशो पूछी है वो निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड रेशो, वेलोसिटी स्पीड ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ प्रोटॉन ये लिखा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिखा है। तो स्पीड ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिवाइड करके तो एम ई अपॉन एम पी आ गया। और बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन तो एक्स टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये रेशो वन अपॉन एक्स आ गई, ठीक है। और फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वो डिस्टेंस का भी हमने एक्सप्रेशन निकाल रखा है, हाफ क्यू ई अपॉन एम पी टी स्क्वायर, और ये तो डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कट रहा है, क्यू ई से क्यू ई, टाइम से टाइम कट गया, सॉल्व करके तो वैसे ये भी उतना ही आ रहा है, एम ई अपॉन एम पी, दैट इज वन बाय एक्स, ठीक है। रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड वन अपॉन एक्स। यानी ये दोनों ही आंसर, दोनों ही वैल्यू वन बाय एक्स आ गई, ठीक है। इसके बाद आगे चल रहे हैं। रब कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन। हेलो, हाँ हाँ रब कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एक ये पेंडुलम का केस दिया हुआ है।
ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम का केस दिया हुआ है। पेंडुलम का जो बॉब है ना, इसका मास है m, चार्ज प्लस क्यू। बॉब का मास m, चार्ज प्लस क्यू। ये पेंडुलम ऐसे वर्टिकली हैंग कर रहा है। वर्टिकली हैंग कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। आ, अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। ये जो स्पेस है, इसमें लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। तो फिर अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ। पेंडुलम हैंग कर रहा था वर्टिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने से इस पेंडुलम में क्या चेंज आएगा। इमीडिएटली बच्चे इसका जवाब दे देते हैं। देखो, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स टूवर्ड्स राइट लगेगी, टूवर्ड्स राइट जाएगा। मगर ऊपर तो ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ऐसे सीधा थोड़ी चला जाएगा। तो उस केस में होगा क्या, ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, स्ट्रिंग ऐसे बेंड हो जाएगी, मतलब एक एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगी। तो कुछ कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा देखा जाएगा, ये एंगल थीटा। ठीक है। मतलब ये जब फाइनल कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टेट आई, उसमें ये बॉब कुछ ऐसे एंगल आगे चला जाएगा। इसी एंगल को स्टडी करना है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ए पेंडुलम हैविंग bob of mass m, comma, charge q was hanging vertically, full stop. If E is now switched on as shown, find find angle made by string with vertical in new equilibrium state। ठीक है। इन न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब है पहले इक्विलिब्रियम स्टेट थी तो सही, जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल थी, स्ट्रिंग वर्टिकल थी, बॉब हैंग कर रहा था, तो इक्विलिब्रियम स्टेट ही तो थी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ये इधर चला गया, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, तो न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट में थीटा निकालना है। या इसमें चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू भी दे रखी है लेटर से। टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एम जी अपॉन टू क्यू ई। ये दे रखा एम जी अपॉन टू क्यू। ठीक है, ये दे रखा है। हाँ, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर नॉर्मली बच्चे निकाल लेते हैं। आंसर अगर ना निकाल पाए, काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेते हैं 5 मिनट में। तो बाकी मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉब पे फोर्स लगा रहा है, ये बॉब उस तरफ जाएगा, एंगल थीटा हमने निकालना है। कैसे निकलेगा देखो। बॉब जब इस पोजीशन पे पहुंच गया है, बॉब इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो बॉब पे लगने वाली फोर्सेस शो कर लेते हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं उस पर। ठीक है। तो ये जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, F इक्वल टू क्यू ई। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। बॉब पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगी टूवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स लगी टूवर्ड्स राइट। स्ट्रिंग में एक टेंशन है, और बॉब का अपना वेट भी है। ये तीन फोर्सेस हैं। अब इन तीनों फोर्सेस के इफेक्ट में, तीनों फोर्सेस के इफेक्ट में ये जो बॉब है ये रेस्ट पे है, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो ये चीज़ तो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में हो ना, प्लेन मतलब ये देखो, ये बॉब ना लेफ्ट राइट, मतलब ये बॉब पूरे प्लेन में कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में है ना, तो प्लेन में इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट का, प्लेन में इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट का
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर इक्विलिब्रियम में है ना, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पूरे प्लेन में इक्विलिब्रियम में होगा, कहीं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं जा रहा होगा। ये फंडामेंटल है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में है, तो इट इज सफिशिएंट टू चेक दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो इसमें ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए चेक कर लेंगे। तो उसके लिए ना एक्चुअली वो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एम जी तो वर्टिकल ही है, क्यू ई हॉरिजॉन्टल ही है। ये टेंशन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, टेंशन एक एंगल पे लग रहा है, तो इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर देते हैं। ये एंगल थीटा, तो इधर ये थीटा, ठीक है। टेंशन का अपवर्ड कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टेंशन का टूवर्ड्स राइट टूवर्ड्स लेफ्ट कंपोनेंट टी साइन थीटा। चलो तो फिर सिंस बॉब इज इन इक्विलिब्रियम फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव ना करे तो उसके लिए तो जितनी फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट है उतनी फोर्स टूवर्ड्स राइट होगी। यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट फोर्स कितनी है? टी साइन थीटा। टूवर्ड्स राइट जो फोर्स है वो क्यू ही है, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो चेक कर लिया, वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा है, मगर क्या पता ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे चला जाए। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के साथ वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी चेक किया जाता है। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकली ये अपवर्ड फोर्स कितनी है? टी कॉस थीटा। बॉब पे ऊपर की तरफ जो फोर्स है टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड फोर्स उस पे लग रही है एम जी। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 2। तो हमने वैसे थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है तो ये ना दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड 1/2, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वैल्यू दी हुई थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था mg/2q, ये तो हाफ आ गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें टेन थीटा इक्वल टू 1/2 है। टेन थीटा 1/2 है तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो एंगल है वो टेन इनवर्स में लिख देते हैं ना, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, विच एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी उसमें इतना एंगल बना रही होगी स्ट्रिंग, टेन इनवर्स 1/2। नोट कर लो, आगे चलते हैं। रब कर रहा हूं इसको। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एक स्पेस है, एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, कुछ इस टाइप से है। ये एक रीजन है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। वो ना नीचे से ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ आइडिया है? मतलब नीचे से ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं,
तो ये जो रीजन है इसके बॉटम और टॉप सरफेस जो है इस पे क्या करना पड़ेगा बताओ। इसके बारे बच्चों को पता होता है। नीचे वाले सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज दे देना, नीचे वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दे दें, ऊपर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दे दें, तो एक रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में आता है जो बाद में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसे। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और अब इस रीजन में एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया यहां से। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज प्लस क्यू। पार्टिकल का मास m, चार्ज प्लस क्यू, उसको u स्पीड से थ्रो कर दिया। ठीक है, पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो कर दिया। ये ओरिजिन, x एक्सेस, y एक्सेस। ठीक है, तो एक्चुअली इस पार्टिकल के ना मोशन को स्टडी करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा कि कम वर्ड्स यूज करने पड़े। ए पार्टिकल हैविंग मास m, कॉमा, चार्ज q is projected with speed u from origin inside a region of length L having E as shown. Full stop. अब ना इसमें चार्ज है, चार्ज है तो चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगाएगा। चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और पॉसिबली जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इस रीजन में ग्रेविटी भी होगी, ग्रेविटी। तो चार्ज पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकती है क्योंकि मास तो है ना इसका। क्वेश्चन में ग्रेविटी इग्नोर करने के लिए बोला है क्योंकि क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही हम लोग रहना चाहते हैं। नेग्लेक्टिंग effect of gravity, find first part, time spent by charge in this region, second part, equation of path followed by charge in region, equation of path followed by charge in region। एक मिनट, थर्ड पार्ट भी है एक। एंगुलर deflection of charge as it comes out of region। एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज एज इट कम्स आउट ऑफ रीजन। ठीक है, हाँ इसके बारे सोचो, हम सॉल्यूशन अभी शुरू करेंगे 2-4 मिनट में। सोचो इसके बारे।
हाँ, देखो, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इलेवेंथ क्लास में ना, इलेवेंथ क्लास में एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इलेवेंथ क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का टॉपिक है, तो लगभग इस क्वेश्चन में ना नॉलेज वही लगानी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में लगती है। ठीक है, अच्छा। तो जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया, वो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऊपर की तरफ लगेगी। ऊपर की तरफ लगेगी, जिसकी वजह से चार्ज का पाथ ऐसे ऊपर की तरफ बेंड होने लगेगा। तो लेटस से चार्ज का पाथ ऐसे ऊपर बेंड होके इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया, मतलब ऊपर की तरफ बेंड लेके ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। ठीक है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो बच्चे इसको स्ट्रेट लाइन समझने लगे। हाँ, इसका पाथ ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, अब ये बताओ वैसे कि जब ये बाहर निकलेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, किस तरफ निकलेगा, मतलब क्या ये कर्व ऐसे बाहर में भी एग्जिस्ट करता रहेगा, क्या होगा उसके बाद। बच्चे बता देते हैं, देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व के अलोंग ट्रेवल करता है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट के अलोंग निकल जाएगा बाहर, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म हो गया यहाँ पे आके। डिस्टेंस एल के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, तो चार्ज अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से चार्ज विल फ्लाई अलोंग टेंजेंट। चार्ज विल फ्लाई अलोंग टेंजेंट, ये इसकी फाइनल स्पीड होगी। ठीक है, और वैसे ना कुछ इफेक्ट्स और भी हो सकते हैं। अगर मान लो, अगर मान लो ये लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो पता चला वो चार्ज इधर ही आके टकरा गया ऊपर वाले सरफेस के साथ, ये भी तो हो सकता है ना। लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज बाहर निकल ही नहीं पाया, निकल ही नहीं पाया, इधर आके पहले ही टकरा गया रूफ के साथ। ये भी हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में वो इफेक्ट इग्नोर किया जा रहा है। वो इफेक्ट इग्नोर किया जा रहा है, क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, ऑप्शंस ही देख के समझ जाओगे। ऑप्शंस में ये लिखा ही नहीं है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन में चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है कि इट विल कोलाइड विद द अपर सरफेस, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सबके न्यूमेरिकल आंसर लिखे हैं, तो न्यूमेरिकल आंसर ही तो निकालने हैं। तो हम ये बात बिल्कुल हटा देंगे कि ये ऊपर आके भी टकरा सकता है, नहीं, ये क्रॉस करेगा, रीजन को क्रॉस करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हम इलेवेंथ क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक प्लेन में मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में मोशन होता है ना। तो जब भी कोई मोशन एक प्लेन में हो रहा है ना, तो हम मोशन को सेपरेटली अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेपरेटली अलोंग वाई एक्सिस स्टडी करके चलते हैं। यही काम इधर करना। ये ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है, इसका मोशन हम सेपरेटली अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेपरेटली अलोंग वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, तो लेके देखते हैं, चलो पहले इस पे फोर्स वगैरह लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। फॉर दिस चार्ज एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो एफ इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड। हाँ, वर्टिकली अपवर्ड, तो फिर एक्सेलरेशन ए, ये तो एफ अपॉन एम होगा ना, क्यू ई अपॉन एम अपवर्ड। ठीक है, एंड ए इक्वल टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो भी इसकी एक्सेलरेशन है ना, जो भी इस चार्ज की एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। जो भी इसकी एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, एक इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस लगाते हैं। तो अगर हम चार्ज का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस स्टडी कर लें ना, चार्ज का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस स्टडी कर लें, तो टाइम आ जाएगा कितने टाइम में रीजन से बाहर निकला। फर्स्ट पार्ट, फॉर मोशन along x axis,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो जितनी देर ये रीजन में रहा, इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वो रीजन की लेंथ के बराबर एल, इसका इनिशियल स्पीड यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो जीरो है। इधर से टाइम तो आ गया, टाइम स्पेंड इन दिस रीजन इज एल बाई यू। ठीक है। टाइम स्पेंड इन दिस रीजन इज एल बाई यू। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। फर्स्ट पार्ट एक्चुअली इसमें सबसे इजी ना फर्स्ट पार्ट ही है, सेकंड और थर्ड में थोड़ा अलग तरीके से सोचना है। तो अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। ठीक है। ये रब कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रब कर रहा हूँ। अब वैसे ये इक्वेशन ऑफ पाथ होता क्या है, सेकंड पार्ट में जो पूछा है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ भी जो है ना आपके लिए कोई नया पैरामीटर नहीं है वैसे। अगर आपको याद हो, 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इक्वेशन ऑफ पाथ ऑब्टेन करते हैं, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कुछ बच्चों को अगर याद हो उसे मैं साइड पे लिख रहा हूँ जरा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसमें खास बात पता है क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है ना एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कभी टाइम का फैक्टर नहीं आता है, टाइम टाइम टी का फैक्टर नहीं आता है। एक्स और वाई में रिलेशन होता है और बाकी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कभी टाइम का पैरामीटर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक 11th में था चला गया 11th के साथ छुट्टी, ऐसा नहीं है। 12th में भी इक्वेशन ऑफ पाथ के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस चैप्टर में है आगे, मैग्नेडम चैप्टर है उसमें भी बन जाते हैं। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ पाथ की खासियत क्या है। इक्वेशन ऑफ path of an object is a relation between x and y coordinates is relation between x and y coordinates। यहाँ coordinates दिखा है, थोड़ा लास्ट का s जो है वो कट गया वीडियो से, ठीक है, बोल दिया ना, coordinates। हाँ, x and y coordinates of a particle। This equation never contains parameter of time। This equation never contains parameter of time। ठीक है। तो चलो फिर अब इसको अगर शुरू करें इक्वेशन ऑफ पाथ ऑब्टेन करना, तो उसके लिए ना क्या तरीका है। देखो, हम इसमें क्या करेंगे, जहां से चार्ज को थ्रो किया उसको तो ओरिजिन मार्क कर रखा है, ये पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है। फिर इस कर्व के ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, इस कर्व के ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है। कोई जनरल पॉइंट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, देखो, ये ऐसे एक्स ये वाई, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको टाइम टी की टर्म्स में निकाल लेंगे। पॉइंट के लिए, पॉइंट पी के लिए एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लेंगे, पॉइंट पी के लिए वाई एज फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लेंगे। फिर एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, वाई एज फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों इक्वेशंस में से ना टाइम एलिमिनेट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस में से टाइम का फैक्टर टी एलिमिनेट कर देंगे और वहां से एक्स और वाई में रिलेशन आ जाता है। ठीक है। कर रहे हैं पूरा। कंसीडर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू पॉइंट पी along x axis, along x axis, s equal to ut plus half at square।
अलोंग एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, तो एक्स इक्वल टू यू टी, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ कहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ कहते हैं, अरे सर वो टी को एल वाई यू डाल दो, टी को एल वाई यू डाल दो जो पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में निकाला, वो नहीं करना है। टी इक्वल टू एल बाई यू तो वो टाइम था जब ये चार्ज इस रीजन से बाहर निकल जाएगा। अरे बाहर निकलने का टाइम नहीं निकाल रहे हैं हम तो, ओ से लेके पी तक पहुंचने का टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी जो है ओ से पी तक पहुंचने का टाइम है, बाहर जाने का टाइम नहीं है कि उसे हम एल बाई यू लिख दें, ठीक है। हाँ तो फिर ये है अलोंग एक्स एक्सिस, फिर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो है वो मतलब वाई के बराबर, ठीक है। यू यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो जीरो है, पूरी वेलोसिटी इसको अलोंग एक्स एक्सिस दे के थ्रो किया था, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज फोर्स अपॉन मास इनटू टी स्क्वायर, इट बिकम्स क्यू ई बाई टू एम टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन टू। अब ये इक्वेशन वन लिखी है, इक्वेशन टू लिखी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, इक्वेशन ऑफ पाथ तो एक्स और वाई में रिलेशन था और उसमें टाइम का फैक्टर भी नहीं है। तो इक्वेशन वन और टू में से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे ना, इक्वेशन वन और टू में से हम टाइम एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन वन और टू में से टाइम एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, इक्वेशन वन से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू, उसको यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट टी इक्वल टू एक्स बाई यू इन इक्वेशन टू, तो y आ जाएगा क्यू ई बाई टू एम एक्स बाई यू का स्क्वायर, y इज क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम यू स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ, दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ पाथ है। और अगर बच्चों को पता होगा 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, यानी कि ये जो चार्ज है इस रीजन में पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, हैंस चार्ज फॉलोज पैराबोलिक पाथ, ठीक है। यहां आके पता चला है पैराबोलिक पाथ है। कुछ बच्चे क्या है, क्वेश्चन लिखवाया क्वेश्चन लिखवा के ही बोल पड़ते हैं सर पैराबोलिक पाथ है। अरे कैसे पता चल गया पैराबोलिक पाथ है, मतलब इक्वेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है ना, इक्वेशन ऑब्टेन करके अगर पैराबोला की इक्वेशन आ गई तब हम बोलेंगे पैराबोलिक पाथ है। ऐसे कोई फिगर देख के थोड़ी, कोई भी कर्व है उसको पैराबोला थोड़ी बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे नॉन लीनियर कर्व है, हर नॉन लीनियर कर्व तो पैराबोला नहीं होता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन ला के पता चलता है, वैसे इक्वेशन ला के पता चलता है कि ये कर्व पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। चलो अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट है एंगुलर डिफ्लेक्शन। ये रब कर रहा हूँ, सारा ही रब कर रहा हूँ मैं। हाँ, थर्ड एंगुलर डिफ्लेक्शन, इसको अगर थीटा से डिनोट करें, वैसे ये एंगुलर डिफ्लेक्शन होता क्या है, किसी को पता है एंगुलर डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है।
एंगुलर डिफ्लेक्शन, कितने एंगल से पाथ डिफ्लेक्ट हुआ। एंगुलर डिफ्लेक्शन मतलब कितने एंगल से पाथ डिफ्लेक्ट हुआ। एंगुलर डिफ्लेक्शन की प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है वैसे। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कॉमा, थीटा इज एंगल बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। थीटा इज एंगल बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, आगे कुछ टकरा गया, आगे किसी चीज से टकरा गया, या ड्यू टू एनी रीजन इसका पाथ बेंड हो गया, फाइनली कहीं उधर जाने लगा, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल, तो बेसिकली फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है ना, इसे बोलेंगे डिफ्लेक्शन। मतलब सीधा जाता हुआ ऑब्जेक्ट अब एक एंगल पे जाने लगा, तो ये एंगल ही तो हुआ एंगुलर डिफ्लेक्शन। हाँ, तो अब फिर कैसे निकालेंगे, यानी कि हमने ये एंगल निकालना है थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले तो स्ट्रेट जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यूं बेंड हो गया, ऊपर जाने लगा, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा। तो इसमें एक अप्रोच तो ऐसी है कि कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, यूज टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। ये वाई बाय एक्स क्या है, ये आ, इसको, ये y जो है ना, जब ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा तो y वर्टिकल हाइट हो गया, h निकल जाएगा, निकाल लेंगे ये, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली कितना ऊपर गया, निकल जाता है ये, h अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसका l। तो हम टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल से निकाल लें। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं आएगा। वैसे क्यों नहीं आएगा, कोई स्टूडेंट बताओ। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे इसका आंसर निकाल देते हैं, गलत है ये। क्या गलती है, एनी आइडिया। इसका जवाब बच्चे दे दे, यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है ना, ऑनलाइन में तो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम। तो कुछ बच्चे इसका जवाब दे देते हैं, क्या गलती है देखो। एच अपॉन एल इक्वल टू टेन थीटा, पता है क्या होगा, ये एच, ये एल। तो भाई अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसका बेस एल है, हाइट एच, तो टेन थीटा अगर एच बाय एल लिखोगे तो वो ये थीटा नहीं आएगा, वो ये कुछ और एंगल आ जाएगा, अल्फा। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने बनाया, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है ना अल्फा, ये निकल जाएगा। अरे अल्फा तो पूछा ही नहीं है, अल्फा थोड़ी पूछा है हमसे, ये पूछा है कि ये कितना एंगल थीटा है। और अगर कोई कहे अल्फा और थीटा बराबर नहीं है, अरे नहीं है बराबर। देखो, अल्फा और थीटा पता है कब बराबर होते हैं, जब ये चार्ज भी इस लाइन पे जाता है ऐसे। अगर चार्ज यूं इस लाइन पे सीधा जाता और इसी के अलोंग बाहर चला जाता, तब तो कहते हैं ना कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। उस केस में थीटा और अल्फा बराबर होता। अरे यहाँ तो चार्ज एक पैराबोला पे जा रहा है, चार्ज एक पैराबोला पे जा रहा है, वहां जाके पैराबोला के टेंजेंट के अलोंग निकल गया, तो ये एंगल थीटा अलग होगा, ये अल्फा अलग होगा। ज्योमेट्रिकली हमें फिगर से ही दिख रहा है कि थीटा और अल्फा बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर अब निकलेगा कैसे, इस पे जाते हैं। हाँ, एक्चुअल सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन ये है, आपने ये चीज़ें फिजिक्स में पढ़ी होंगी, इलेवेंथ क्लास में आती हैं वैसे, कि ये ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी है। ठीक है, ये जो v है ये ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी है। अगर इस नेट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लें और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लें, वी वाई और वी एक्स निकाल लें, वी वाई और वी एक्स निकाल लें, तो ये थीटा आ जाता है। वो ऐसे आता है ना, इस वी वाई को अगर पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करें, वी वाई को, वी वाई को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करके इधर ले गए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू थीटा ही तो बन गया।
ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू थीटा, तो ऐसे निकलता है ये। एक्चुअल सॉल्यूशन ये है, व्हेन चार्ज कम्स आउट ऑफ रीजन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा। एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं चार्ज की। इस चार्ज की इस चार्ज की एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, वी एक्स तो यू के बराबर ही रहेगा, ठीक है। व्हेन चार्ज कम्स आउट ऑफ रीजन, वी एक्स इक्वल टू यू फॉर मोशन along y axis, फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। हमने यहाँ इस मूवमेंट पे वेलोसिटी निकालनी है ना, तो फिर वेलोसिटी निकालनी है, हमें ये पता है कितने टाइम में ये रीजन में रहा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काम हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो जीरो है, ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्यू ई बाई एम इंटू टी। अच्छा, ये टी भी तो अपने को पता है, एल बाई यू, ठीक है। तो ये तो आ गया क्यू ई एल बाई एम यू, बस। वी वाई आ चुका है, वी एक्स आ चुका है, ठीक है। तो इफ डिफ्लेक्शन यानी एंगुलर डिफ्लेक्शन इज थीटा, तो उस केस में टेन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। वी वाई और वी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वी वाई है, ये वी एक्स है, ये वी वाई, ये वी एक्स। तो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू पुट करके क्यू ई एल अपॉन एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम यू स्क्वायर, ये इसका आंसर है। दिस इज एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज एज इट मूव्स आउट ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अभी तो ये सेशन मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, बाकी हम अगले सेशन में कुछ और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, ओके बाय।